डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। और उसको समझने के लिए हमें एक छोटी सी चीज़, जैसे बोलते हैं ना कि एक टूल और चाहिए होगा जिसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो पहले तो एक बार हम कंपोनेंट की बात समझें। कंपोनेंट का मीनिंग क्या होता है, तो बड़ा सिंपल सा है। कोई भी चीज़ आप अगर देखते हैं, जैसे सपोज करिए आपके पास एक यहाँ पे जेल पेन है ना, ये आपने बेटा जेल पेन लिया। से जेल पेन पे इस तरीके से आपने कैप लगा दी। सो उसके अंदर एक लेड पड़ी होती है इस तरीके से, है ना। ये आपका पूरा पेन है। आप कहते हैं कि सर ये पेन को मैं चाहूँ तो तोड़ सकता हूँ, किस में, कंपोनेंट्स में। ये मेरे पास सर एक मेन बॉडी आ गई। सो उसके अंदर एक रिफिल पड़ी होती है, वो आ गई। सब ऊपर एक जो कैप होता है जो रिफिल को सपोर्ट करता है, और एक मेरी इंक ना सूखे इसलिए मैं कैप लगा के रखता हूँ। ओके, नाउ आई एम डिवाइडिंग अ पेन इनटू 4 कंपोनेंट्स। नाउ दीज थिंग्स आर रिवर्सिबल। आप चाहें तो इस पेन को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बच्चे करते रहते हैं, या फिर क्या करें, कंपोनेंट को मिला दें तो पेन मिल जाएगा। अब अगर मैं सोचूं कि ये पेन ना हो के अगर एक वेक्टर होता, तो क्या मैं वेक्टर के कंपोनेंट कर सकता हूँ? यस सर। आप वेक्टर को चाहें तो 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर से अगर देखा जाए, तो पहली बात तो दिमाग में बहुत अच्छे से रखिए कि वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए उसके कंपोनेंट्स सफिशिएंट होते हैं। वेक्टर कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स कंपोनेंट्स। जैसे बच्चे में बात करूँ, यहाँ पे मेरे पास ए था, ए में मैं बी ऐड करूँ तो ये एडिशन हुआ, और ए में बी जोड़ने से मुझे सी मिला। सी एक वेक्टर कंप्लीट है। आप उल्टा भी बोल सकते थे, सी को अगर मैं चाहूँ तो 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर सकता था। मुझे सी तक जाना है, इधर जाना है, जैसे मान लो एक कॉलोनी में आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो आप सीधे भी जा सकते हैं, या फिर आप ऐसे 2 कंपोनेंट की हेल्प से भी जा सकते थे। तो अगर मैं पूछूँ a प्लस बी इक्वल टू सी, किस चीज़ को डिस्कशन में देता था? एडिशन को। और c इक्वल टू a प्लस बी, दैट मीन्स यू आर रिजॉल्विंग अ वेक्टर इनटू 2 कंपोनेंट्स। c इज इक्वल टू a प्लस बी। तो एडिशन और रेजोल्यूशन एक तरीके से 2 रिवर्स कॉन्सेप्ट आ गए आपके। ठीक, वेक्टर के कितने कंपोनेंट कर सकते हैं, तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। किसी वेक्टर के आप 2 या 2 से अधिक कितने भी कंपोनेंट कर सकते हैं, 2, 3, 4। जैसे मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट के सेंस में बात करनी हो, तो डिस्प्लेसमेंट के सेंस से बच्चे में बात करूँ, तो आप ये बोलेंगे सीधे यहाँ से यहाँ जाना है। तो अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो मैं चाहूँ तो ऐसे यहाँ जा सकता हूँ, ऐसे जा सकता हूँ, और थोड़ा सा अगर मैं इसको बड़ा करके बनाऊँ, तो सर मान लीजिए यहाँ तक गया और ये आ गया। क्लियर? A vector A is resolved into 3 vector B, C and D. B plus C plus D equal to A जितना सच है, उतना ये सही है कि A is resolved into B, C and D. फिर बच्चे ने बोला कि सर ऐसा भी तो हो सकता था कि सर मैं इसको 4 कंपोनेंट कर लूँ, जैसे ऐसे मान लीजिए आप। ठीक है, now you are resolving a vector A into B, C, D and E. तो एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, तो इस पे बहस में हम नहीं जाते हैं। सीधी सी बात, 2 या 2 से ज़्यादा कितने भी, जैसे ज़रूरत पड़े। क्या ऐसा हो सकता है कि वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर से मैग्नीट्यूड, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में हैव लार्जर मैग्नीट्यूड देन वेक्टर? तो आप ऐसे समझो, ये बच्चे आपने ए बनाया, ए में आपने क्या ऐड किया? बी। जब ए में आप ए बी ऐड करते हो तो आपको एक बड़ा वेक्टर मिला। ध्यान से देखिए बच्चे, ये सी। तो टेक्निकली अगर मैं एडिशन के कॉन्सेप्ट से पूछूं, तो ए और बी मिलके सी बनाते हैं, या फिर मैं अगर उल्टा बोलूं तो सी के 2 कंपोनेंट हैं, ए एंड बी। क्या सी के 2 कंपोनेंट आपके ए और बी अगर आते हैं इस तरीके से, तो आपने सी को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। क्या कंपोनेंट ऑफ सी जो कि ए है वो ए से बड़ा है? सॉरी, कंपोनेंट ऑफ सी जो कि ए है क्या सी से बड़ा है? हाँ सर। तो 2 बातें बिल्कुल खुले दिमाग से लेके चलिए कि कितने कंपोनेंट हो सकते हैं। और कंपोनेंट वैसा नहीं है कि सर जैसे हम पहले सोचते थे, बस ये है कि आप पहले 2 वेक्टर को ऐड करके एक नया वेक्टर बनाते थे। इस बार एक वेक्टर को तोड़ के 2 या 3 पार्ट में आप पढ़ें। अब बात आती है कि हमें ज़रूरत क्या पड़ी। तो जब आप आगे चल के फिज़िक्स पढ़ते हैं, वो चाहे आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो, चाहे लॉज ऑफ मोशन हो, आप उसमें एक चीज़ बहुत अच्छे से देखते हैं कि फोर्सेस को, वेलोसिटीज़ को हमें ब्रेक करना पड़ता है।
और सबसे बढ़िया चीज़, अगर हम अपने रूम में जहाँ बैठ के आप लोग पढ़ रहे होंगे तो क्या वहाँ पे एक्स वाई जेड आपको मिल जाता है? हाँ सर। दीवार पे बने हुए अगर सामने एक दीवार दिख रही है तो उसको एक्स वाई ले लीजिए और उससे परपेंडिकुलर को जेड ले लीजिए। ग्राउंड के 2 एक्स वाई ले लीजिए, ऊपर जेड ले लीजिए। तो क्या हम जब मोशन को डिस्कस करते हैं, फोर्सेस को डिस्कस करते हैं, तो हमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है? यस सर। तो हम क्या करते हैं बच्चे, अगर मुझे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बच्चे यहाँ पे एक्स और वाई दे दिया जाए और ये मेरे पास बच्चे एक वेक्टर था, या आपने एक वेक्टर बना दिया यहाँ पर ए वेक्टर। क्लियर? मेरी बात को अच्छे समझिएगा। ये वेक्टर जो आपने ए ड्रॉ किया है, इसका मैग्नीट्यूड बच्चे बता दिएगा कितना है? ए है ना? ये वेक्टर ए है और ये मैग्नीट्यूड ए और एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है? ठीक है। टेक्निकली अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो कुछ गलत नहीं है, मैग्नीट्यूड ए है और उसका एक्स एक्सिस से एंगल थीटा है। क्लियर? तो अब पॉइंट ये आता है कि अगर आपने वेक्टर इस तरीके से ड्रॉ किया है, ये ए और थीटा करके आया, तो क्या मैं इसको 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर सकता हूँ? यस सर। कैसे? मुझे यहाँ से यहाँ सीधे जाने के लिए मैं कहूँगा मैं 2 रास्ते पकड़ूँगा। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे आगे जा सकता था, यहाँ से ऐसे। अगर मैं ऐसे चल के आता हूँ तो मेरा एक कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स आया और दूसरा कंपोनेंट अलॉन्ग वाई आया। मैं आपसे अगर बात करूँ तो ये मेरा कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स बना, मेरा कंपोनेंट अलॉन्ग वाई बना। क्लियर? तो मैंने टेक्निकली क्या किया, एक वेक्टर ए जो कि एक्स वाई प्लेन में लाई करता था, उसका एक्स एक्सिस से एंगल थीटा था, इसको मैंने 2 वेक्टर्स में ब्रेक किया और मैंने ऐसे लिखा कि ए इज इक्वल टू 1 कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज अलॉन्ग एक्स एंड 1 कंपोनेंट अलॉन्ग वाई। अब मैं आपसे अगर पूछूं, ये जो आपने एक वेक्टर ड्रॉ किया है, इसका कंपोनेंट कितना हो गया बच्चे? ये तो देखें, ए एक्स। अगर मैं इसको ट्राइंगल की तरह सोचूं तो कॉस थीटा की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ ए एक्स बाई ए, और जो सामने साइन थीटा आया, साइन थीटा की वैल्यू को लिख सकता हूँ ए वाई बाई परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ऐसा करने से मेरे पास ए एक्स की वैल्यू क्या आ गई? ए कॉस थीटा, और मेरे पास ए वाई की वैल्यू क्या आ गई? ए साइन थीटा। तो मेरे कंपोनेंट रेडी हैं। अगर मुझे मेन वेक्टर पता है तो उसके कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स जिससे एंगल मेज़र करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस कंपोनेंट, और जिससे एंगल मेज़र करते हैं उसको कॉस, उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर टू ए वाई, ए साइन थीटा। तो अगर बच्चे मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास जो कंपोनेंट आए, ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर पूछा जाए तो कंपोनेंट ऑफ ए, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए बच्चे आपने बनाया, जिससे एंगल मेज़र किया उसके लिए कॉस थीटा, क्योंकि आपने एक्स से मेज़र किया था तो ए एक्स इक्वल टू कॉस थीटा एंड ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। क्लियर? अब अगर बच्चे मैं क्या करूं कि ये दोनों वेक्टर्स को, ये ए एक्स और ए वाई को स्क्वायर करके ऐड करूं, तो देखिए क्या आएगा। तो यहाँ से मुझे लगता है कि अगर मेरे पास दोनों कंपोनेंट हैं, ए एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर आप ऐड करिए तो शेयरली ए स्क्वायर हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड। तो अगर आपको कंपोनेंट्स पता है तो आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। और दिशा की अगर बात की जाए, डायरेक्शन ऑफ ए, क्या मैं यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ ए भी निकाल सकता हूँ? तो आंसर आता है हाँ सर। अगर मैं टैन थीटा पूछूं तो थीटा डायरेक्शन हो गया और ये हो गया ए वाई बाई ए एक्स। क्लियर? तो बच्चे अगर मैं एक छोटी सी बात पूछूं कि यहाँ पे कंपोनेंट्स कैसे आए, तो आप ऐसे पढ़ेंगे कि सर अगर मेरे पास ए थीटा एक वेक्टर है तो मैं उसके कंपोनेंट ए एक्स और ए वाई बना सकता हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ थीटा मैंने किससे मेज़र किया? एक्स एक्सिस से। तो ए एक्स हो जाएगा ए कॉस थीटा, ए वाई ए साइन थीटा। तो क्या मैं एक वेक्टर को 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकता हूँ? यस सर। उल्टा भी सही है, अगर मुझे 2 कंपोनेंट ए एक्स और ए वाई दे दिए जाएँ तो क्या मैं ए थीटा निकाल सकता हूँ? ये बात को जितना लंबा चौड़ा खींचना चाहो खींचो, तुम्हें बस दिमाग में रखना है कि एक होता है ट्रायंगल जिसका हाइपोटेन्यूज होता है मेन वेक्टर, और जो उसके परपेंडिकुलर और बेस होते हैं। बेस मतलब
हमेशा कॉस आएगा, वो हो जाएगा ए कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर हो जाएगा ए sin थीटा। क्लियर? तो या तो आप काम कर रहे होंगे मेन वेक्टर और एंगल पता हो तो ये दो निकाल दें, और ये दो पता हो तो ए थीटा निकाल दें। तो मैं अगर आपसे बात करूं कि वेक्टर कैसा हो सकता है, तो सीधी सी बात है, जब आप सिस्टम की बात करते हैं, एक प्लेन एक्स वाई की अगर बात करूं तो ये आपके पास एक्स आ गया, वाई आ गया। हो सकता है वेक्टर आपका इस तरीके से हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोकेटेड हो। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट वेक्टर लोकेटेड मतलब बच्चे वेक्टर का एक्स एक्सिस एंगल ऐसा आ गया ना, तो किस में आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो भाई इसका एक्यूट एंगल आ रहा था ना, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर आपका वेक्टर इस तरीके से है तो इसका एक्स कंपोनेंट और इसका वाई कंपोनेंट दोनों ही कैसे होंगे? पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। अच्छा मान लीजिए आपका वेक्टर ऐसा आ गया। सर वेक्टर ऐसा आने का मतलब क्या हो गया? सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों? क्योंकि सर इसका अब एंगल ऑब्ट्यूज 90 से ज़्यादा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया ना। तो सर इस केस में जो वेक्टर ऐसे होते हैं उनका ए एक्स निगेटिव और ए वाई पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी के टर्म में सोचो तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी राइट में और अप है, ऐसी वेलोसिटी के लिए लेफ्ट में और अप है। अगर मैं थर्ड वेक्टर ऐसे ड्रॉ करूं तो ये अगर कोई पूछे तो कैसा होगा? सर इसका ए एक्स भी निगेटिव होगा और ए वाई भी निगेटिव होगा। और अगर वेक्टर ऐसा आ गया तो इसका एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी पॉजिटिव, पर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ए वाई निगेटिव। क्लियर? तो बेसिकली अगर मैं पूछूं तो दो बातें पक्की हो गई। ए थीटा से मैं ए एक्स ए वाई पे जा सकता हूँ, और ए एक्स ए वाई से मैं किस पे जा सकता हूँ? ए थीटा पे। सपोज कर लो फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम आप कर रहे हो और वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है जिसमें आपको तोड़ना पड़े, तो रेफरेंस एक्सिस अपने हिसाब से लीजिए, कंपोनेंट अपने हिसाब से सोचिए। इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, आपको सोचना है, खुद एक्सेस सोचना है। सर कोई कॉन्सेप्ट बताएंगे जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है? ऐसे जैसे बच्चे में अगर आपसे बात करूँ, आप एक पार्क में गए तो आप एक स्लाइड था, उस स्लाइड पे एक बच्चा ऐसे बैठ गया। अब ये बच्चा अगर ऐसे बैठा और बच्चे का मास में एम ले लूँ तो सबको पता है धरती मैया एम जी उससे नीचे खींचेंगे, पर कौन सी चीज़ है जो उसे यहाँ पे नीचे लेके आ रही होगी? तो अगर ये एंगल अल्फ़ा ले लेंगे तो श्योर है बच्चे ये डायरेक्शन आपकी कौन सी हो गई? एक्स डायरेक्शन, जिसमें बॉडी चल सकती है, और उससे परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन फाई। आपको कुछ सोचना पड़ेगा, इसमें कोई क्वेश्चन देगा नहीं आपको। तो जिससे एंगल मेज़र करते हैं उस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होता है? कॉस। तो आपकी बॉडी को नीचे स्लाइड कराने वाला फोर्स, आपकी बॉडी को इधर जिससे आप इंक्लाइन पिन को दबाएंगे वो फोर्स अगर ध्यान से देखो तो दोनों अलग अलग है। ऑब्वियसली आप अगर एम जी हटाएंगे तभी एम जी कॉस अल्फा एम जी साइन अल्फा आएंगे। तो एम जी स्लाइड पे बैठे हुए बच्चे को नीचे कौन लाता है? तो आंसर आ जाएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बच्चे जैसे जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करोगे चेंज होते हैं। कंपोनेंट चेंज हो सकते हैं अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करते हो, टोटल वेक्टर नहीं चेंज होगा पर कंपोनेंट चेंज होते हैं। तो मेरा सिंपल से कहना है कि तुम्हें कंपोनेंट में लाने के लिए खुद एक्स और वाई सोचने पड़ेंगे, जिससे एंगल मेजर करते हैं उस डायरेक्शन में कॉस, उससे परपेंडिकुलर साइन। अब जो आपने बात पढ़ी इसको थोड़ा और चमकाने के लिए हमें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर्स। क्लियर? तो पूछे यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? तो वेक्टर्स को हम हमेशा, वेक्टर्स क्वांटिटीज आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स। आप यूनिट वेक्टर्स के टर्म में लिखते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर इज अ डायमेंशनलेस वेक्टर। सर इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। इसके पास केवल क्या होता है? तो आप बोलते हो डायरेक्शन। ये वो वेक्टर होता है जो डायरेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो यूनिट वेक्टर की बात करें हम कैसे पहचानेंगे? तो जैसे आप ए के ऊपर टोपी लगा देते हो तो आप डिक्लेयर कर देते हैं ये वेक्टर है। अगर ए के ऊपर ऐसे जापानीज टोपी लगा दें, है ना, ऐसे, तो आप कहोगे सर पक्की बात ये यूनिट वेक्टर है।
तो यूनिट वेक्टर को पहचानेंगे कैसे, जिसके ऊपर इस तरह की टोपी लगी हो। यूनिट वेक्टर की खास बात क्या होती है बेटा, ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये डायमेंशनलेस होते हैं, जस्ट ये केवल डायरेक्शन के काम आते हैं। सर ये बात नहीं समझ में आ रही, डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? तो पहले तो बच्चे समझ लीजिए, आपके पास 3 इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव यूनिट वेक्टर हैं जो फिजिक्स में आपके काम आते हैं। पहला आपके पास x के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर 1 मैग्नीट्यूड का, y के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर 1 मैग्नीट्यूड का, z के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर 1 मैग्नीट्यूड। सर ये कितना होता है? तो ये यूनिट वेक्टर अलॉन्ग x एक्सिस क्या होता है बच्चे, i कैप। यूनिट वेक्टर अलॉन्ग y एक्सिस क्या होता है, j कैप। और यूनिट वेक्टर अलॉन्ग z एक्सिस को पूछे तो कितना होता है, k कैप। तो i कैप, j कैप, k कैप ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर का सिस्टम आता है, ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं। और एक बात पक्की है कि तीनों यूनिट वेक्टर्स जो हैं भले दिशा में अलग अलग हो, इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। सर इसका बेनिफिट क्या हुआ? तो बच्चे मान लेते हैं कि अगर मैं पूछूं कि एक ऑब्जेक्ट रखा था, उस पर लगने वाला बल x एक्सिस के अलॉन्ग 15 न्यूटन का है, तो मुझे बताएंगे फोर्स की वैल्यू क्या लिखोगे? सब 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किधर, अलॉन्ग x। क्या आपको लगता है ये सही है? इसी बात को दूसरे मेथड से लिख सकते हैं, 15 न्यूटन आई कैप। तो 15 आई कैप न्यूटन जो फोर्स होगा उसमें मैग्नीट्यूड भी पक्का हो गया 15, दिशा भी पक्के हो गई। और कोई पूछे यूनिट, ऑफ कोर्स वो उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया, न्यूटन है। अब जरा अगर ध्यान से देखिए तो F इक्वल टू 15 आई कैप में बच्चे अगर मैं 15 हटा दूं तो क्या पता है सर? यहाँ पता है सर इसका डायरेक्शन। सही है, x एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है। अच्छा फिर मैंने क्या किया, 15 रखा और फिर ये छुपा दिया। सर फिर मैग्नीट्यूड पता है और डायरेक्शन नहीं पता है। तो एक तरीके से बच्चे ये जो डिस्कशन आएगा 15 आई कैप 15, ये जो लिखते हो 15 आई कैप, तो उसमें से 15 क्या हो जाता है मैग्नीट्यूड और आई कैप क्या हो गया डायरेक्शन। तो अगर कोई पूछे कि सर आई कैप कितना होगा, तो आई कैप होगा F डिवाइड बाई 15, ऐसे लिख सकते हैं ना। F और 15 क्या होता है बेटा, मॉडुलस ऑफ F। इसका अगर किसी दिशा में तुम्हें यूनिट वेक्टर निकालने का बहुत मन कर रहा है तो वेक्टर को आप उसको किससे डिवाइड कर दो, उसके ही मॉडुलस। तो यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो टेक्निकली जो बातें हम बहुत दिन से कह रहे हैं वो बातें यहाँ पूरी हो रही हैं। A इक्वल टू मॉडुलस ऑफ A इंटू ए कैप। दैट मीन्स सर एक वेक्टर में 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। क्लियर? अब अगर वो वापस चले बच्चे, तो जो हमने डायग्राम बना के छोड़ा था अगर याद हो, तो कंपोनेंट वाले डिस्कशन में अगर वापस चलते हैं तो आपने ऐसे शो किया था कि ये वेक्टर जो आपने लिखा उसको A लिखा और फिर 2 कंपोनेंट करें। बच्चे जो 2 कंपोनेंट करे उनको ज़रा ठीक से देखो तो क्या हुआ, अगर ये एंगल थीटा है तो आपका ये कंपोनेंट A cos थीटा है अलॉन्ग x एक्सिस और ये कंपोनेंट है A sin थीटा अलॉन्ग y एक्सिस। तो टेक्निकली अगर मैं पूछूं तो A इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, A x i कैप A y j कैप। ओके, तो अगर कोई वेक्टर बेटा आप लिखते हैं तो आप सिंपल Ax क्या हो जाएगा, यहाँ पर Ax बोलिए क्या बोलेंगे, ये है कंपोनेंट किसका, A का, किसके अलॉन्ग, x के अलॉन्ग। A y क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ A अलॉन्ग y। क्या बच्चे हमने पहले ही बात डिस्कस कर रखी, हाँ सर। अगर मैं कंपोनेंट पता हो तो मैं मेन वेक्टर निकाल सकता हूँ और मेन वेक्टर तो उसके कंपोनेंट निकाल सकता हूँ। क्लियर? तो ये मैं मान के चल रहा हूँ, ये जिन वेक्टर्स को मैं पढ़ रहा हूँ ये किस में लाई कर रहे हैं बच्चे, एक्स वाई प्लेन में। क्या प्लेन चेंज हो सकता है? यस सर, प्लेन चेंज हो सकता है। अगर प्लेन चेंज होगा तो हमारे थ्योरी अलग आएगी। तो एक बात पक्की हो गई कि अगर एक्स वाई कंपोनेंट पता हो तो क्या हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं? यस सर। ए एक्स खुद कितना है, ए कॉस थीटा, ए वाई कितना है, ए साइन थीटा। तो अगर आप इसे स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर
और वाई स्क्वायर को ऐड करने पे मुझे वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिल जाएगा। और अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो tan थीटा इक्वल टू ए वाई बाई एक्स हमने पहले ही पढ़ा। बात को कंक्लूड करूँ कि अगर मुझे वेक्टर और उसका एंगल पता है तो हम उसके x और y कंपोनेंट निकाल सकता हूँ, और अगर ये पता है तो मैं a और थीटा निकाल सकता हूँ। बाकी हम लोग डिस्कशन इसके न्यूमेरिकल पार्ट का आगे रखेंगे। ओके, तो कंपोनेंट्स हम कितने कर सकते हैं, कितने भी कर सकते थे, पर ज़रूरत कितने की पड़ती है, 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट की, क्योंकि हम प्लेनर वेक्टर के, और अगर आप चाहो तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, सर ये कंपोनेंट कौन से हैं, सर दीज कंपोनेंट्स आर प्लेनर कंपोनेंट्स। सर प्लेनर मीन्स सर मेन वेक्टर और बाकी 2 कंपोनेंट आपके सेम प्लेन में ही लाई कर रहे हैं, तीनों चीज़ें एक ही प्लेन में, आप देख लीजिए कहीं पे भी देखिए। क्लियर? तो न्यूमेरिकल्स हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। टैबलेट की बैटरी भी फिनिश हो रही है, तो अभी यहीं तक।